कोरोना से जारी लड़ाई के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत में अब एक और वैक्सीन को मिल गई है मंजूरी। रवि सिंह की खबर है कि वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी है मंजूरी। यानी अब भारत में इस वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है, यानी इमरजेंसी इस्तेमाल इसका किया जा सकेगा। भारत में स्पुतनिक वी हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर ट्रायल किया गया है और उसी के साथ प्रोडक्शन भी चल रहा है। कंपनी का दावा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ स्पुतनिक वैक्सीन 91.6% असरदार साबित हुई है। देश में अभी 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल स्पुतनिक को रूस से ही खरीदा जाएगा और जल्द ही डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। अब तक 59 देशों में स्पुतनिक वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। विदेशों में स्पुतनिक की एक डोज की कीमत करीब 750 रुपए। हालांकि भारत में इसकी कीमत क्या होगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के एक और वैक्सीन के आने से राहत की बात है। अभी तक 2 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, इमरजेंसी इस्तेमाल में इमरजेंसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 59 देश स्पुतनिक वी को मंजूरी दे चुके हैं। 3 देशों में तीसरे फेज का ट्रायल जारी है और इस सब के बीच भारत, बेलारूस, यूएई में तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। रूस की वैक्सीन है ये। हालांकि कई देशों में आपको ये भी बता दें कि प्रोडक्शन के लिए कई कंपनियों से करार भी हुआ है। 85 करोड़ डोज के लिए करार हुआ है। फिलहाल रूस से ही ली जाएगी वैक्सीन। और जानकारी ये भी कि कई देशों में जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है वहां पर इसकी जो कीमत है करीब 750 रुपए, लेकिन यहां पर कितनी रहेगी ये अभी तक तय नहीं हो सका है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, मंजूरी तो मिल गई एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से, लेकिन कब तक इसके इस्तेमाल को शुरू किया जा सकेगा उसको लेकर क्या संभावना जताई जा रही है? अभी तक जो जानकारी मिली है, और क्योंकि 2 टीके भारत में पहले से ही लग रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसमें भी जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिली थी तो डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की फाइनल अप्रूवल मिलनी, स्पुतनिक वी के टीके को भी अभी फाइनल अप्रूवल मिलनी बाकी है। लेकिन वो औपचारिकता मात्र है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पूरी छानबीन के साथ ही अपनी अनुमति देता है। लेकिन अब जैसे ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा तो इस टीके को लेकर क्या कीमत होगी वो तय किया जाएगा। हालांकि अभी 2 टीके जो भारत में दिए जा रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन दोनों ही टीकों की दोनों खुराक की कीमत 500 रुपए है। अगर हम प्राइवेट अस्पतालों में लगवाते हैं तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में जैसे कंपटीशन बढ़ता है तो इससे ज्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती। कम हो सकती है लेकिन ज्यादा होने के अनुमान नहीं है। लेकिन अभी इसकी फाइनल अनाउंसमेंट होनी बाकी है कि क्या कीमत होगी और कब तक मार्केट में आएगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने स्पुतनिक वी का टीका लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी महीने इसका टीका लगना शुरू हो जाएगा, ऐसी जानकारी रवि सिंह की तरफ से दी गई। और ये कहा गया कि अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं जिनको पूरा किया जाना है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के साथ बैठक भी हुई और इस बैठक में नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई दूसरे मंत्री भी शामिल रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हो सका कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। इससे पहले कल उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की थी जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था और साथ ही राज्य की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं, इसी वजह से जो है रात का पहले कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद में वीकली का हमने लॉकडाउन शुरू किया था और आने वाले 2-3 दिनों के अंदर जो है बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी जो है सभी विरोधी पक्ष के नेताओं को लेके, उसके अलावा जो है सभी टास्क फोर्स के लोगों को लेके एक सविस्तर चर्चा कर रहे हैं और एसओपी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये चेन टूटना ज़रूरी है और ये चेन टूटने के लिए अब सिर्फ जो है सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो और कठोर जो है निर्बंध लाए या लॉकडाउन जैसी स्थिति लाए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर जो है ये चेन टूटी जाए। साथ हैं यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से मुंबई सहित अर्बन शहरों में, अर्बन इलाकों में जिस तरीके से कंडीशन ख़राब हुई कोरोना को लेकर, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। सर, क्या मीटिंग में तय हुआ है, किस तरीके की मीटिंग थी?
जो राज्य में कोविड का संकट सामने आ रहा है आया है, उसमें निश्चित रूप से चिंता की बात है। जो नंबर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है और बेड्स है, ये नंबर देखते हुए ये बहुत ही सब उसे जो सुविधा है बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर की उपलब्धता, ऑक्सीजन जो राज्य में जो 1200 मेट्रिक टन की उपलब्धता है, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि जो पेशेंट जिस नंबर जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन भी शॉर्टेज हो रहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है। और क्या किसी तरीके की मदद की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाएगी डेली बेसिस के लिए? अब बिल्कुल, इसमें भी इसके आज की बैठक में उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री महोदय जी से चर्चा करने के बाद अंतिम उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरा के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। और इस वक्त मुंबई से हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं और दिवाकर सिंह भी मुंबई में मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कैबिनेट की बैठक हुई, व्यापारियों के साथ भी मुलाकात हुई, लॉकडाउन पर चर्चा हुई, तो क्या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई इस बैठक में? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन नतीजा करीब करीब क्लियर ये हो चुका है कि लॉकडाउन होने की संभावना पूरी तरीके से बन गई है। अभी जो महाराष्ट्र के फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं छगन भुजबल, उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और कहा है कि लॉकडाउन होने की सूरत में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने फ्री में अनाज दिया था लोगों को, उस तरीके से महाराष्ट्र में जो भी राशन कार्ड धारक है उन्हें फ्री में या कम दाम में अनाज दिया जा सकता है और उसके लिए उपलब्धता सरकार के पास है, सिर्फ अप्रूवल की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो है राज्य के टास्क फोर्स की बैठक शाम को 8 बजे फिर से एक बार होगी, जिसमें ये डिसाइड होगा कि लॉकडाउन को लेकर स्वरूप क्या हो और फाइनल फैसला वो कैबिनेट होना है बुधवार को। बुधवार की कैबिनेट की फुल फ्लेज मीटिंग में लिया जाएगा, उसके बाद अनाउंसमेंट संभव है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो है, अभी जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की बीजेपी जो 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्य को मुहैया कराएगी। महाराष्ट्र के विधान परिषद के अपोजिशन लीडर प्रवीण दरेकर और एमएलसी प्रसाद लाड दोनों लोग इस समय दमन गए हुए हैं, दमन में इस समय मौजूद है। एक रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी से बातचीत की है और 50,000 इंजेक्शन राज्य को उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से सूरत और गुजरात में टीका हो रही थी कि वहां के बीजेपी के लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं और महाराष्ट्र को नहीं मिल रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी ने भी डिसाइड किया है कि वो इस तरीके से इंजेक्शन लाएगी और 50,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन महाराष्ट्र को उपलब्ध कराएगी। दूसरी तरफ 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम फिलहाल टाल दिया गया है। उसकी वजह साफ है कि कोरोना के समय में इतने मास लेवल पे एग्ज़ाम करा पाना संभव नहीं है और आज ये फैसला लिया गया है कि जून के आखिरी में 12वीं का एग्ज़ाम होगा, 10वीं का एग्ज़ाम होगा और मई के आखिरी में 12वीं का एग्ज़ाम होगा। यानी साफ है कि सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन बनाने का मूड तैयार कर चुकी है। सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल के बाद हो सकता है कि इसे 15 दिनों के लिए लागू किया जा सकता है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में किस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार राज्य में लॉकडाउन लगा सकती है। जैसी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि आज भी चर्चा हुई है कैबिनेट की बैठक में, लेकिन फैसला हो सकता है कि बुधवार को हो कि लॉकडाउन, हालांकि संकेत सरकार की तरफ से साफ है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा को लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। संकेत शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दिए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इतना ही नहीं, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर फिर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। संजय राउत ने वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाया और सवाल पूछा कि आखिर उन्हीं राज्यों में वैक्सीन की कमी क्यों है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं। सर, लेमैन और आम जनता जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बचा है? कि अगर कोई दूसरा विकल्प होगा तो हमारे यहाँ के जो अपोजिशन है उसने बताना चाहिए कि ये विकल्प है।
लॉकडाउन का रास्ता तो 1.5 साल पहले मोदी जी ने ही दिखाया था ना कि लॉकडाउन का ही विकल्प है, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरी लहर आई है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, शहर है, घनी आबादी है, लोगों का और राज्यों से आना जाना यहाँ ज़्यादा होता है, तो सबका परिणाम यहाँ केसेस बढ़ने में ज़रूर होता है। लेकिन अभी अगर कंट्रोल ही करना है, ब्रेक द चेन, ये जो मूवमेंट है उसके लिए मुझे लगता है कि अगर सरकार सोचती है लॉकडाउन का तो उसे समर्थन अपोजिशन ने देना चाहिए कुछ समय के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं तो स्थिति कंट्रोल के बाहर जा सकती है। शिवसेना नेता संजय राउत के केंद्र सरकार पर हमले के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार बहाने बना रही है, जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं। और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। दिवाकर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दिवाकर, मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि जब वैक्सीन राज्यों को पहुंचाने का काम शुरू हुआ था पहले चरण और दूसरे चरण के तहत, तब आंकड़े राज्यों से मांगे गए थे कि इस चरण में कितने लोग हैं, कितनी आबादी है जिनको वैक्सीन लगनी है। उसके बावजूद भी वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या उन आंकड़ों के इतर वैक्सीन की तादाद, वैक्सीन और ज्यादा राज्यों की तरफ से क्यों मांगी जा रही है? क्या कहीं कोई कालाबाजारी हो रही है? एक बड़ा सवाल, क्योंकि पीएम ने भी ये कहा था कि वैक्सीन वेस्ट ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि टास्क फोर्स की तरफ से कल ये कहा गया था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उसको लेकर काम क्या शुरू हुआ? तीसरी बात है कि टेस्टिंग क्या हो रही है, क्योंकि पीएम ने भी कहा है कि ट्रिपल टी पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए गायत्री, पहले सवाल का जवाब यह है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार के ऊपर सवाल ये खड़े होते रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें कुछ जो है वैक्सीन वो वेस्ट हो रही है। ये सवाल लगातार बीजेपी भी उठाती रही है। दूसरी तरफ ये कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का दौर चला है, कल ही जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव हैं प्रदीप व्यास ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन है वो महाराष्ट्र सरकार ये साबित करना चाहती है कि पूरी तेजी के साथ महाराष्ट्र सरकार सबसे तेजी के साथ वैक्सीनेशन देश में कर रही है, इसलिए वैक्सीन की कमी जो है वो महाराष्ट्र में देखी जा रही है। दूसरा सवाल ये कि जो टास्क फोर्स ने कल मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था कि जो अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो जो रेमडेसिवियर जो इंजेक्शन है या फिर जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है हमारे पास, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है हमारे पास। अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो मुसीबत आ सकती। दिवाकर लौट रहे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, विमान में खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 घंटे तक सफर में खाना नहीं खा पाएंगे अब यात्री। 15 अप्रैल से खाना नहीं खाया जा सकेगा। ये फैसला उड्डयन मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। विमान में अब यात्री खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि खाने पर लगा दी गई है पाबंदी, यानी 2 घंटे तक के सफर में खाना नहीं खाने की इजाजत देने का यह फैसला उड्डयन मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना की वजह से यह फैसला हुआ है कि विमान में अब खाने पर लगा दी गई है पाबंदी। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, पूरा फैसला क्या है? क्या सिर्फ जो 2 घंटे तक का सफर है उसी के लिए पाबंदी है? देखिए, जो दिशा निर्देश आज जारी किए हैं उड्डयन मंत्रालय की तरफ से, उसमें साफ कहा गया है कि 15 अप्रैल से ये फैसला लागू होगा और सभी एयरलाइंस कंपनियों को ये मानना होगा कि 2 घंटे या उससे अधिक की जो फ्लाइट होंगी उसमें खाने का सामान दे सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी पूरा डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करने होंगे जिसका दोबारा प्रयोग ना हो। और जब भी आप यात्रियों को क्रू मेंबर खाना देंगे तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्रू मेंबर हर बार अपने दस्ताने यानी ग्लव्स जो है वो बदले और उसके बाद ही लोगों को खाना सर्व
करें और उसके बाद जो बर्तन होंगे डिस्पोजेबल बर्तन उनको समेटने का भी पूरा इंतजाम क्रू मेंबर्स की तरफ से किया जाए। डिस्पोजेबल थैली में उनको सबको इकट्ठा किया जाए और उनको पूरे सलीके के साथ उसे नष्ट किया जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव रहे सफर के दौरान, तो 2 घंटे या उससे ज्यादा की उड़ान सेवा के दौरान खाना खिलाया जा सकेगा, लेकिन उससे कम की सेवा के दौरान जो 2 घंटे से कम की उड़ान होगी उसमें भोजन नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया विक्रांत। तो विमान में खाने पर पाबंदी का फैसला उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। और इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र का मुंबई कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि 24 वार्ड में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो। जो कोविड पेशेंट हैं कोरोना के, उनके बारे में महापालिका बहुत ही सख्त और अच्छी कार्य पद्धति लेके आई है। नोडल ऑफिसर रखे गए हैं हर वार्ड में। वो 3 से रात को 11 तक, 11 से सुबह 7 तक वो अपनी ड्यूटी करेंगे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने कोरोना नियम तोड़ने पर लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने ऐसे लोगों को मुर्गा बनाकर पिटाई की। ये लोग वीकेंड लॉकडाउन में घूमने के लिए निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई की और उनकी पिटाई की। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे और सबक सिखाने के लिए पुलिस भी कुछ इस तरीके से कदम इख्तियार करते हुए नजर आई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्ती की। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। बेकाबू वायरस पर लगाम कसने के लिए उद्धव सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बावजूद इसके महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब आलम यह हो चुका है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट सुनाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद कभी भी राज्य में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना पर महामंथन। कोरोना का बढ़ता ग्राफ बना चुनौती। फिर लटकी लॉकडाउन की तलवार। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की लापरवाही ने एक बार फिर लॉकडाउन के आसार बना दिए। देश के कई जिलों में आंशिक लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन पहले ही लगाया जा चुका है और अब सबसे बड़ी चुनौती का सामना महाराष्ट्र को करना पड़ रहा है। राज्य में कोरोना के बेकाबू होते आंकड़ों ने उद्धव सरकार को मंथन और मनन पर मजबूर कर दिया है। सरकार किस तरीके से एक्शन प्लान कर रही है? कोरोना के केसेस तो हर रोज बढ़ती जा रही है। हम सब तो लोग चिंतित है ही। सरकार ने जो उपाय योजना करना चाहिए वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी आखिरी उपाय तो लॉकडाउन ही होता है। पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा हुआ आपको, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वपक्षीय चर्चा उसके बारे में की है और सबका एक कहना है कि लॉकडाउन में सबसे बुरे हाल किसके होते होंगे, तो जो गरीब लोग हैं उनके होते हैं। जो रोजगार है, जिनके रोजगार पर उनका चरितार्थ चलता है, उनके होते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार और कोविड टास्क फोर्स की मैराथन बैठक में लॉकडाउन पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोविड टास्क फोर्स ने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए उद्धव सरकार को 8 दिन का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 14 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है, लेकिन इस ऐलान से पहले 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं, लॉकडाउन लगाने से पहले जनता को 1-2 दिन का वक्त भी दिया जा सकता है। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा
लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तलवार आखिर क्यों लटक रही है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो आंकड़े हैं जो हर दिन के साथ भयावह होते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र से जो आंकड़े आए हैं वो यकीनन डराने वाले हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 63,294 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना की वजह से 349 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 34,07,245 हो चुकी है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 57,987 पहुंच चुकी है। मुंबई में जो कोविड पेशेंट हैं कोरोना के, उनके बारे में महापालिका बहुत ही सख्त और अच्छी कार्य पद्धति लेके आई है। नोडल ऑफिसर रखे गए हैं हर वार्ड में। वो 3 से रात को 11 तक, 11 से सुबह 7 तक वो अपनी ड्यूटी करेंगे। बावजूद इसके लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझने को तैयार नहीं हैं। वीकेंड लॉकडाउन के 2 दिन बाद जब दादर सब्जी मंडी खोली तो एक बार फिर लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। वीकेंड लॉकडाउन के बाद फिर एक बार मुंबई के बाजार खुले हैं। इस समय हम खड़े हैं दादर सब्जी मंडी में, जहां पर भारी संख्या में लोग जो हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए निकले हैं। इनमें से कई लोग आपको ऐसे भी नजर आएंगे जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा है। किसी तरीके की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। करीब 2 दिन के बाद फिर एक बार ये बाजार शुरू हुआ है, तो भारी संख्या में जो लोग हैं जो 2 दिन से यहाँ पर सब्जियां नहीं खरीद पाए थे वो रास्तों पर उतरे हैं। किसी तरीके का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर बीएमसी या प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। कोरोना के महाराष्ट्र में करीब 60,000 से ज़्यादा मामले, अब तक के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। अकेले मुंबई में करीब 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए, फिर भी लोग अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि जिलों के अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत पड़ने लगी है। उस्मानाबाद जिले से आई ये तस्वीरें राज्य में कोरोना के कहर की वानगी मानी जा सकती हैं। यहाँ के सरकारी अस्पताल में बुजुर्ग को कुर्सी पर बैठाकर ऑक्सीजन दी जा रही है। उस्मानाबाद में फिलहाल कोरोना के 3,902 मरीज हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोमवार से एक बार फिर मुंबई में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा चुकी है। पिछले 2 दिन से निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया गया था, लेकिन पीएम मोदी के टीका उत्सव मनाने की अपील के बाद वैक्सीनेशन को फिर से शुरू किया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई को 2,33,970 वैक्सीन की डोज मिली है। मुंबई के कुल 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 सेंटर पर काम शुरू किया जा चुका है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू किया जा चुका है। देश में चल रहे सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना के बढ़ते मामले एक नया रहस्य पैदा कर रहे हैं। इस रहस्य के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि सावधानी ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का सबसे कारगर हथियार है। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हर दिन कोरोना केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं और ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं, जहां कोरोना लोगों को डरा रहा है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले दूसरे राज्यों से पीछे नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बाद राज्य सरकारों ने सख्ती को और बढ़ा दिया है। लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर एक अहम बैठक बुलाई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए और साथ ही कुछ सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से कोविड अस्पताल में तब्दील करने की बात कही, ताकि कोरोना मरीजों को दिक्कत ना हो।
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कई बैंकेट हॉल को कोविड सेंटर्स में बदला जा रहा है। इन बैंकेट हॉल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। क्या यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये LNJP अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है, अमली जामा पहना रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की, उसी लेवल की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कोरोना पर दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है और दूसरे राज्यों और खासकर महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु में ट्रेन के जरिए आने वाले मतलब इन राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले लोगों की रैंडम जांच हो रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 4 काउंटर लगाए गए हैं जहां ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यानी जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां से आने वाले जो लोग हैं उनकी रैंडम जांच हो रही है। देश भर में कोविड के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है और दिल्ली सरकार ने कोविड टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी है। नई दिल्ली स्टेशन पर बात करें तो पहले 2 काउंटर हुआ करते थे, अब 4 काउंटर बनाए गए हैं, 2 अजमेरी गेट साइड और 2 पहाड़गंज साइड। हर जगह जो है करीब 100 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शामिल है और RT-PCR टेस्ट भी। बड़ी बात यह है कि रैंडम टेस्ट में कई सारे लोग पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो डेटा संकलित किया जा रहा है उनसे जानते हैं। आज कितने मिले हैं पॉजिटिव? सर आज 5 पॉजिटिव मिले हैं। अच्छा, ऐसे रोज़ाना अभी तक कितने टेस्ट हुए हैं? सर डेली हमारे यहाँ पर 100-150 टेस्ट होते हैं, जिसमें रैपिड भी 150 होते हैं और करीब 100 RT-PCR होते हैं। दिल्ली स्टेशन के आसपास जो दुकानें हैं या जो ठेले वाले होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उन लोगों से भी कहा जाता है कि वो आके रैंडम टेस्ट कराए। ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है और आंकड़े बताते हैं कि हालात जो हैं वो बेकाबू हैं एक तरह से, क्योंकि बड़ी संख्या हो गई है जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनकी। तो लोगों को सावधानी बरतनी होगी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बात करें तो कोशिश की जाती है कि जो भी पैसेंजर आए उनको अलर्ट किया जाए कि वो कम से कम मास्क लगा कर रखें और एक सामाजिक दूरी जो मिनिमम होती है उसको बरकरार रखें। युगल ठाकुर के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली स्टेशन। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए बसों और मेट्रो में 50% यात्रियों को ही सफर की अनुमति दी गई है। हालांकि इस फैसले से कुछ लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली में कोरोना मामले बढ़ने के बाद DTC और क्लस्टर बसों को 50% क्षमता के साथ चलाने के आदेश दिए गए हैं। आज सोमवार है, पहला कामकाजी दिन है आदेश के बाद, और बसों की हालत हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से नियम पालन हो रहा है। आप देखेंगे फिलहाल बसों में जो आप पैसेंजर्स देखेंगे सीट छोड़कर बैठे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ सीट्स पर नजर आ रही है। 35 सीट असल में यहाँ पर होती हैं, यानी आधे सवारियाँ जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगी। जो कंडक्टर हैं उनसे हम समझते हैं। ये बताइए कि कितना अनुमति है अब नए आदेश के बाद बैठने के बाद? सर ये 17 सवारी बैठ सकती है और ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल को मिला के 20। तो ये फॉलो हो रहा है, ऐसा तो नहीं भीड़ भाड़? नहीं सर, वो पूरी तरह से फॉलो हो रहा है सर। अच्छा, तो कौन पालन कराता है कि उससे ज्यादा नहीं बैठेंगे इस सीमा से? ये डिपो मैनेजर बताते हैं, फिर ऊपर से ऊपर के ऑर्डर जाते हैं। कौन फॉलो कराता है? ड्राइवर साहब फॉलो करवाते हैं। देखिए ये बस के अंदर ये तय किया जाता है कि जितनी तय सीमा है उसी के अकॉर्डिंग पैसेंजर बैठे। सर ये बताइए दिक्कत तो नहीं हो रही है? अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है बसों में? अभी तो हम लोग वर्किंग टाइम से थोड़ा डिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 9 बजे होते तो फिर दिक्कत होती। अच्छा हाँ, 8 बजे 9 बजे के टाइम में तो फिर स्टैंड में लंबी लाइन लगती है, खड़ी होनी पड़ती। देश में महामारी का दौर विस्फोटक रूप ले चुका है। रोजाना आ रहे आंकड़े हर पुराने आंकड़े को ध्वस्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीते 24 घंटों में कोरोना पीड़ितों की संख्या ने अब तक नया और बेहद डराने वाला रिकॉर्ड बना लिया है। अब भारत कोरोना पीड़ितों की संख्या के मामले में विश्व के दूसरे पायदान पर जा पहुंचा है। कोरोना का लगातार बढ़ता ये ग्राफ सरकार के माथे पर शिकन की लकीरों को और गहरा करता जा रहा है। इस समय जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। केसेस बढ़ रहे हैं, सच्चाई है। आज 63,000 का आंकड़ा पार कर गया।
देश में भी 1,70,000 से ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आए। यदि आप कोरोना के अंतर्गत दिए गए कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेंगे तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश में कोरोना का भयावह रूप। आंकड़ों ने ध्वस्त किए सारे रिकॉर्ड। ब्राजील से ज्यादा भारत में मरीज। दूसरे पायदान पर पहुंचा भारत। देश एक बार फिर कोरोना के कहर से कांप उठा है। वायरस का ये नया रूप किस कदर घातक है, इसकी तस्दीक वो आंकड़े करते हैं जिन्हें रविवार को रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की ये नई और बेहद हाहाकारी लहर रोजाना लाखों लोगों की आबादी को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। रविवार को कोरोना के जो आंकड़े दर्ज किए गए, उन आंकड़ों ने पुराने सभी रिकॉर्ड एक झटके में धराशायी कर दिए। रविवार को देश में कोरोना के कुल 1,68,912 मामले सामने आए, जबकि 904 लोगों को इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 1,35,27,717 तक पहुंच गई। रविवार को आए इन आंकड़ों के साथ ही भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है, यानी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत और ब्राजील कोरोना पीड़ितों के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना काल की नई चुनौतियों का दायरा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कोरोना के आंकड़ों पर ब्रेक लगाना ही लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल हो गया है। बीते 6 दिन से रोजाना कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आइए आपको इस साल के उन महीनों की तस्वीर दिखाते हैं जब कोरोना बेलगाम रफ्तार से लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। वायरस के इस 3rd डिग्री टॉर्चर का जिक्र करें तो जनवरी में कोरोना के 4,79,409 केस दर्ज किए गए। फरवरी में कोरोना के 3,50,548 केस। मार्च में कोरोना पीड़ितों का यह आंकड़ा 10,25,863 हो गया, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 12,09,470 हो गया। यानी इन 4 महीनों में कोरोना की रफ्तार ने ऐसा जोर पकड़ा कि अब इस रफ्तार को काबू में करने के लिए तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि देश के 10 राज्यों से 81% कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि 5 राज्यों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद 70.16% है। देश की राजधानी दिल्ली का ही हाल ले लीजिए। राज्य में आई कोरोना की चौथी लहर ने सिस्टम को एक बार फिर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ एक दिन में कोरोना के 10,774 मामले दर्ज किए गए। एक ही दिन में दिल्ली में कोरोना की वजह से 48 लोगों की मौत हो गई है। 14 दिसंबर के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा है। यही वजह है कि दिल्ली का स्वास्थ्य महकमा भी लोगों से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। दिल्ली में और पूरे देश में कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क ना। खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि बैंक्वेट हॉल को कोरोना केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ उन मरीजों को भर्ती किए जाने की तैयारी की जा रही है जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण होंगे। यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये LNJP अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियाँ बहुत जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है।
LNJP के इस एक्सटेंशन को मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से बनाया गया है। हालांकि डॉक्टरों का साफ कहना है कि जब तक जरूरत न हो तब तक कोरोना का इलाज घर में ही रहकर कराएं। ये अभी जो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस समय जो कोविड का स्ट्रेन चल रहा है उसका जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप हर जगह पर इस टाइम पर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोविड मरीज दिख जाएंगे। तो ये कहना आज की डेट में तो बहुत मुश्किल होगा कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। बट एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें तो हमें ये वाली बात पता है कि हर जो मरीज जिसको कोविड हो रहा है उसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं है। तो रैशनलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोविड के सिम्टम आते हैं, अपने आप को टेस्ट कराइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, एक डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए और अस्पताल का रुख तभी करिए अगर उसकी जरूरत लगती है। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा राहत की बात यही है कि पीएम मोदी के अपील पर शुरू हुआ टीका उत्सव सफलता के नए मुकाम तक पहुंच गया है। आंकड़े बताते हैं कि टीका उत्सव के पहले दिन 30 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसी के साथ देश में 10 करोड़ 45 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि भारत में टीका लगने का रोजाना का औसत 40 लाख को पार कर गया है। यानी भारत में वैक्सीनेशन की औसत दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। जाहिर है कोरोना के इस भयावह रूप से पार पाने का एक ही तरीका है और वो है आपकी सावधानी। इसलिए जरूरी है कि खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सचेत करें ताकि देश में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाया जा सके।